हम सब जानते हैं कि कोशिकाएं यानी सेल्स जीवन की सबसे छोटी इकाई हैं, एक बिल्डिंग की ईंट की तरह। लेकिन क्या होता है जब ये ईंटें मिलकर दीवारें बनाती हैं, या कमरे, या फिर एक पूरी इमारत? जीव विज्ञान में इसी को ऊतक यानी टिश्यू कहते हैं। और आज हम इन्हीं ऊतकों की दुनिया में एक गहरी छानबीन करने वाले हैं, खास तौर पर पौधों और जानवरों में। ये कैसे बनते हैं, क्या काम करते हैं, और सबसे दिलचस्प, ये एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? हमारे पास डीएवी यूनिवर्सिटी और वेदांतु के कुछ बेहतरीन नोट्स हैं, और हमने अलख पांडे का एक लेक्चर भी देखा है, ताकि हम इन सब जानकारियों का सार निकाल सकें। हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे कोशिकाओं के ये समूह मिलकर पूरे जीव को आकार देते हैं, उसे ताकत देते हैं। और इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है। आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं? क्या आप एक जगह खड़े रहकर जीते हैं या फिर घूम फिर कर? यही एक फर्क पौधों और जानवरों के ऊतकों के बीच की पूरी कहानी तय कर देता है। पौधे स्थिर हैं, उन्हें मौसम का, गुरुत्वाकर्षण का सामना करने के लिए एक मजबूत ढांचे की जरूरत है। इसीलिए उनके बहुत से ऊतक, जैसे कि लकड़ी, असल में मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। मृत मतलब कम मेंटेनेंस, कम ऊर्जा का खर्च। अच्छा, और जानवर? वहीं दूसरी तरफ जानवर हैं। उन्हें खाने के लिए, शिकार से बचने के लिए, साथी खोजने के लिए लगातार घूमना है। उन्हें चाहिए ऊर्जा, रफ्तार और लचीलापन। इसीलिए उनके ज्यादातर ऊतक जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, जो हर पल काम करने को तैयार हैं। वाह! तो मतलब जीवन जीने का तरीका ही उनके शरीर की पूरी इंजीनियरिंग तय कर देता है। ये तो कमाल की शुरुआत है। चलिए फिर पौधों से ही शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि पौधे लगातार बढ़ते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो हर जगह से बढ़ते हैं। उनकी ग्रोथ कुछ खास जगहों पर ही होती है ना? बिल्कुल, और इसका श्रेय जाता है मेरिस्टेमेटिक ऊतक को। आप इसे पौधे का ग्रोथ जोन समझ सकती हैं, या एक कंस्ट्रक्शन साइट। ये उन कोशिकाओं का समूह है जिनका एक ही काम है लगातार विभाजित होना और पौधे को बढ़ाना। ये कोशिकाएं कभी रिटायर नहीं होती। जब तक पौधा जिंदा है, ये विभाजित होती रहेंगी। अच्छा, तो पौधे की लंबाई और चौड़ाई दोनों के लिए यही जिम्मेदार हैं, या इनके भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इनके बिल्कुल अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टम। एपेक्स का मतलब होता है चोटी या सिरा। तो ये ऊतक आपको तने और जड़ के बिल्कुल सिरे पर मिलेगा। इसका काम है पौधे को लंबा करना। इसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। जैसे कोई इमारत मंजिल दर मंजिल ऊंची होती जाती है। और पेड़ों की मोटाई का क्या? वो तो सिर्फ लंबे नहीं होते, वक्त के साथ मोटे और मजबूत भी होते जाते हैं। हाँ, और उसके लिए जिम्मेदार है लैटरल मेरिस्टम। लैटरल यानी साइड में। ये ऊतक तने और जड़ की परिधि, मतलब उसकी कमर को बढ़ाता है। इसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। यही वो ग्रोथ है जो एक पतले से पौधे को एक विशाल पेड़ में बदल देती है। ठीक है, लेकिन आपने कहा था एक और तरह की ग्रोथ होती है। हाँ, एक और तरह की ग्रोथ होती है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, खासकर घास, गन्ने या बांस जैसी चीजों में। घास? मैं तो बस उसे काट देती हूँ और वो फिर से उगाती है। क्या उसका इससे कोई लेना देना है? सीधा लेना देना है। यहीं पर इंटरकैलरी मेरिस्टम का काम आता है। ये ऊतक पत्तियों के बेस पर या टहनियों की गांठों के पास पाया जाता है। जब आप घास काटती है तो आप उसका एपिकल मेरिस्टम यानी ऊपरी सिरा हटा देती हैं। ज्यादातर पौधे तो वहीं से बढ़ना बंद कर देंगे, लेकिन घास वो इंटरकैलरी मेरिस्टम की मदद से नीचे से फिर बढ़ना शुरू कर देती है। यही वजह है कि लॉन की घास बार बार काटने पर भी हरी भरी रहती है। कमाल है। तो मतलब इन मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का काम सिर्फ बढ़ना और बढ़ना है। लेकिन पौधे में तो और भी बहुत सारे काम होते हैं। खाना बनाना, पानी पहुंचाना, सहारा देना, वो काम कौन करता है? यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। सोचिए, एक पॉइंट आता है जब ये मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं जो लगातार डिवाइड हो रही हैं, एक तरह से बड़ी हो जाती हैं। वे एक खास काम के लिए स्पेशलाइज होने का फैसला करती हैं। वे कहती हैं, बस अब और डिवीजन नहीं, अब हमें एक परमानेंट जॉब चाहिए। इस प्रक्रिया में वो विभाजित होने की अपनी ताकत खो देती हैं और एक स्थायी आकार और काम अपना लेती हैं, और इस तरह वे बन जाती हैं परमानेंट ऊतक। तो एक बार जब ये कोशिकाएं रिटायर होकर परमानेंट जॉब ले लेती हैं, तो क्या वे सब एक ही तरह का काम करती हैं, या उनमें भी अलग अलग टीमें होती हैं? बिल्कुल, यहीं पर सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऊतकों का फर्क आता है। सिंपल ऊतक समझिए,
एक ही तरह के स्पेशलिस्ट की टीम है जहां सारी कोशिकाएं एक जैसी हैं और एक ही काम करती हैं। और कॉम्प्लेक्स ऊतक वो एक मल्टी स्पेशलिटी टीम की तरह है जहां अलग अलग तरह की कोशिकाएं मिलकर एक बड़ा काम पूरा करती हैं। ठीक है, तो पहले सिंपल टीम से मिलते हैं। इसमें कौन कौन है? सिंपल ऊतक में मुख्य रूप से 3 खिलाड़ी हैं। पहला और सबसे आम है पैरेन्काइमा। ये पौधे की फिलर कोशिकाएं हैं जो हर जगह पाई जाती हैं। ये जीवित होती हैं, इनकी दीवारें पतली होती हैं और इनका मुख्य काम है भोजन को स्टोर करना। आलू का ज्यादातर हिस्सा पैरेन्काइमा ही है। लेकिन मुझे याद है कि कुछ पैरेन्काइमा कोशिकाएं खाना स्टोर करने के अलावा भी कुछ खास काम करती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पैरेन्काइमा बहुत वर्सेटाइल है। जब इन कोशिकाओं में क्लोरोफिल भर जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करने लगती हैं, तो हम इन्हें क्लोरेन्काइमा कहते हैं। पत्तियों में यही होता है। और वो पानी वाले पौधों का क्या, जैसे कमल? हाँ, जैसे कमल जैसे जलीय पौधों में इन्हीं कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी बड़ी थैलियां बन जाती हैं जो पौधे को पानी पर तैरने में मदद करती हैं। तब इन्हें एरेन्काइमा कहते हैं। ये पौधे का अपना लाइफ जैकेट है। ये तो बहुत चालाकी भरा डिजाइन है। और दूसरा सिंपल ऊतक कौन सा है? दूसरा है कोलेनकाइमा। इसका काम है पौधे को लचीलेपन के साथ मजबूती देना। आपने देखा होगा कि तेज हवा में पौधे की टहनियां कैसे बिना टूटे झुक जाती हैं। वो कोलेनकाइमा की वजह से होता है। इन कोशिकाओं के कोने मोटे होते हैं जो इन्हें एक बेहतरीन इलास्टिक सपोर्ट देते हैं। ये पौधे का अपना फ्लेक्सिबल स्टील फ्रेम है। और तीसरा वाला तो पक्का सख्त और मजबूत होगा। एकदम सही अंदाजा। तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। ये पौधे के बॉडीगार्ड हैं। ये मृत कोशिकाएं होती हैं और इनका एकमात्र मकसद है पौधे को कठोरता और मजबूती देना। और जो चीज इन्हें पत्थर जैसी मजबूती देती है वो है लिग्निन। ये एक तरह का क्या कहते हैं प्राकृतिक पॉलीमर है जो कोशिकाओं के बीच में भरकर उन्हें कंक्रीट जैसा बना देता है। नारियल का सख्त छिलका या अखरोट का खोल, ये सब स्क्लेरेन्काइमा की ही देन है। ये पौधे का अपना रीइंफोर्स कंक्रीट है। वाह, सिंपल ऊतकों की दुनिया तो काफी व्यवस्थित है। अब उस मल्टी स्पेशलिटी टीम यानी कॉम्प्लेक्स ऊतकों के बारे में बताइए। अगर वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं तो उनका काम भी बहुत जरूरी होगा। सबसे जरूरी ये पौधे के लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन डिपार्टमेंट हैं। इनका काम है पूरे पौधे में पानी, मिनरल्स और भोजन की सप्लाई करना। इसमें 2 मुख्य खिलाड़ी हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ये नाम तो सुने हैं। जाइलम पानी के लिए है ना? हाँ, जाइलम पौधे की वाटर पाइपलाइन है। ये जड़ों से पानी और खनिजों को खींचकर पौधे के हर हिस्से, खासकर पत्तियों तक पहुंचाता है। लेकिन यहां सबसे हैरान करने वाली बात है इसका काम करने का तरीका। जरा सोचिए, जाइलम बिना किसी मोटर या पंप के सिर्फ भौतिकी के नियमों का इस्तेमाल करके पानी को सैकड़ों फुट ऊंचे पेड़ों की चोटी तक पहुंचा देता है। 1 मिनट, बिना किसी पंप के ये कैसे मुमकिन है? ये ट्रांसपिरेशन पुल नाम की एक प्रक्रिया से होता है। जब पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ता है तो वो अपने पीछे एक खिंचाव पैदा करता है और ये खिंचाव पानी के अणुओं की एक अटूट चेन को जड़ों से ऊपर तक खींचता है। ये एक पैसिव लेकिन बेहद शक्तिशाली सिस्टम है। और दिलचस्प बात यह है कि जाइलम की ज्यादातर कोशिकाएं मर्द और खोखली होती हैं ताकि वो बेहतरीन पाइप बन सके। ये तो वाकई इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। तो अगर जाइलम वाटर सप्लाई है तो फ्लोएम फूड डिलीवरी सर्विस हुई? बिल्कुल, फ्लोएम पौधे की ऑन डिमांड फूड डिलीवरी सर्विस है। ये पत्तियों में बने भोजन यानी सुक्रोज को पौधे के उन हिस्सों तक पहुंचाता है जहां उसकी जरूरत है, जैसे नए पत्ते, फल या जड़ें। जाइलम के विपरीत जो सिर्फ नीचे से ऊपर काम करता है, मतलब एक तरफा, फ्लोएम भोजन को ऊपर नीचे कहीं भी ले जा सकता है, 2 तरफा। और क्योंकि ये एक एक्टिव प्रोसेस है, फ्लोएम की ज्यादातर कोशिकाएं जीवित होती हैं। तो हमने देखा कि पौधों की दुनिया स्थिरता, मजबूती और कम ऊर्जा खर्च पर टिकी है। हर ऊतक इसी फिलॉसफी को ध्यान में रखकर बना है। लेकिन जब हम जानवरों की दुनिया में आते हैं तो कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। यहाँ हर चीज गति, प्रतिक्रिया और लगातार ऊर्जा की मांग करती है। तो सवाल ये है कि जानवरों के ऊतक इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं? यहीं पर डिजाइन की पूरी फिलॉसफी बदल जाती है। जानवरों में ऊतक मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं और हर एक का काम मूवमेंट और रैपिड रिस्पॉन्स के लिए बना है। सबसे पहला है एपिथेलियल ऊतक, जो शरीर का इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब ये बाहरी दुनिया से संपर्क करता है, जैसे हमारी त्वचा। सिर्फ त्वचा ही नहीं,
ये शरीर के अंदर की सतहों को भी ढकता है। आपके मुंह के अंदर की परत, फेफड़ों की परत, आपकी आंतों की अंदरूनी दीवार, ये सब एपिथेलियल ऊतक है। इसका काम सिर्फ कवर करना नहीं है, त्वचा में ये सुरक्षा देता है, आंत में ये पचे हुए खाने को सोखता है और फेफड़ों में ये गैसों के लेन देन में मदद करता है। ये एक स्मार्ट बैरियर है जो तय करता है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। ठीक है, ये तो समझ आया। अगला कौन सा है? अगला है कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका काम शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ना, सहारा देना और एक साथ बांध कर रखना है। इसकी सबसे खास पहचान यह है कि इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से चिपकी नहीं होती, बल्कि एक मैट्रिक्स नाम के पदार्थ में बिखरी होती हैं। अच्छा, तो ये मैट्रिक्स जेली जैसा हो सकता है या तरल या पत्थर जैसा सख्त भी हो सकता है। एक मिनट, अगर ये जोड़ने का काम करता है तो हड्डी तो इसका एक उदाहरण होगी, लेकिन खून, मुझे याद है कहीं पढ़ा था कि खून भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा सोचती थी कि कनेक्टिव टिश्यू हड्डी या कार्टिलेज जैसी ठोस चीजें होती हैं। ये एक बहुत आम कंफ्यूजन है, लेकिन इसका जवाब इसकी परिभाषा में छिपा है। कोशिकाएं एक मैट्रिक्स में बिखरी हों। खून में भी कोशिकाएं हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और मैट्रिक्स है प्लाज्मा। फर्क सिर्फ इतना है कि ये मैट्रिक्स तरल है और इसका काम भी तो पूरे शरीर को जोड़ना ही है, ऑक्सीजन से लेकर हार्मोन्स तक सब कुछ ट्रांसपोर्ट करके। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो हड्डी और खून के अलावा और क्या उदाहरण है? हड्डी का मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस से बना है, जो उसे सख्त बनाता है और शरीर को ढांचा देता है। फिर है उपास्थि यानी कार्टिलेज, जो आपको नाक, कान और जोड़ों में मिलेगा। इसका मैट्रिक्स प्रोटीन और शुगर से बना है, जो इसे सख्त लेकिन लचीला बनाता है। और फिर आते हैं शरीर के हाई टेंशन केबल, लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट और टेंडन में ही तो अक्सर खिलाड़ियों को चोट लगती है ना? कहते हैं लिगामेंट टियर हो गया। बिल्कुल। लिगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं ताकि जोड़ स्थिर रहें, और टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ते हैं ताकि जब मांसपेशी सिकुड़े तो हड्डी खिंचे और मूवमेंट हो। अब आते हैं उस ऊतक पर जो इस मूवमेंट को असल में पैदा करता है, मस्कुलर ऊतक। हाँ, शरीर में हर तरह की हरकत, चाहे वो चलना फिरना हो, पलक झपकाना हो या दिल का धड़कना हो, मस्कुलर ऊतक की वजह से ही होती है। इन ऊतकों में खास तरह के प्रोटीन होते हैं जो सिकुड़ और फैल सकते हैं, जिससे गति पैदा होती है। इसके 3 प्रकार हैं। पहला तो वो होगा जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर हिलाना। सही, उसे कहते हैं स्केलेटल मांसपेशी, क्योंकि वो हड्डियों यानी स्केलेटन से जुड़ी होती है। ये हमारी इच्छा से काम करती है, इसलिए इसे वॉलेंटरी मसल भी कहते हैं। और हाँ, ये काम करते करते थक जाती है। और दूसरा प्रकार वो होगा जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे पेट में खाने का पचना। एकदम, वो है स्मूथ मांसपेशी। ये हमारी आहार नली, रक्त वाहिकाओं और दूसरे अंदरूनी अंगों में पाई जाती है। ये हमारी इच्छा के बिना अपने आप काम करती है, इसलिए ये इनवॉलेंट्री है। ये मांसपेशियां धीरे धीरे काम करती हैं और थकती नहीं हैं। ये हमारे शरीर की साइलेंट टायरलेस वर्कर्स हैं। और तीसरा तो दिल ही होगा, कार्डियक मांसपेशी। हाँ, और ये अपने आप में एक सुपरस्टार है। कार्डियक मांसपेशी सिर्फ और सिर्फ हृदय में पाई जाती है। ये भी इनवॉलेंट्री है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि ये जीवन भर बिना एक पल रुके एक लय में सिकुड़ती और फैलती रहती है। एक ऐसी मशीन जो कभी नहीं थकती। और अब आखिरी प्रकार, जिसके बिना ना तो हम सोच सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं और ना ही अपनी मांसपेशियों को कोई आदेश दे सकते हैं, नर्वस ऊतक। बिल्कुल, ये शरीर का कम्युनिकेशन और कमांड सेंटर है, जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नसों से बना है। इसकी मूल इकाई है न्यूरॉन यानी नर्व सेल। ये कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हो सकती हैं, कुछ तो 1 मीटर से भी ज्यादा लंबी होती हैं। इसका काम तो बिजली की रफ्तार से सिग्नल भेजना है ना? जैसे अगर किसी गर्म चीज को छू लिया तो हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। वही, इसका काम शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक तेजी से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब संकेत भेजना है। जब आप गर्म चीज को छूती हैं तो आपकी उंगली में मौजूद न्यूरॉन्स तुरंत स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल भेजते हैं और वहां से तुरंत हाथ की मांसपेशियों को सिकुड़ने का आदेश मिलता है। ये सब कुछ मिलीसेकंड्स में हो जाता है। तो आज के इस छानबीन में हमने देखा कि ऊतक सिर्फ कोशिकाओं का ढेर नहीं है, वे एक कहानी बताते हैं। पौधों में ये कहानी मजबूती, स्थिरता और कम ऊर्जा में गुजारा करने की है, जबकि जानवरों में ये कहानी गति, लचीलेपन और तेज प्रतिक्रिया की है। बिल्कुल, हर ऊतक की बनावट उसके काम का आईना है।
चाहे वो नारियल का कठोर स्क्लेरेनकाइमा हो जो उसे सालों तक सुरक्षित रखता है, या फिर हमारे हृदय की कभी न थकने वाली कार्डियक मांसपेशियां। ये तो वाकई एक शानदार यात्रा थी, कोशिकाओं के समूह से लेकर पूरे जीव की कार्यप्रणाली तक। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाता हूं, हम आज भी भारी भरकम पंप और मोटरों का इस्तेमाल करके पानी को ऊंची इमारतों तक पहुंचाते हैं, जिसमें बहुत ऊर्जा खर्च होती है। अगर हम पौधों के जाइलम सिस्टम को पूरी तरह से समझकर उसकी नकल कर पाएं, जो बिना किसी भारी ऊर्जा के चुपचाप और कुशलता से अपना काम करता है, तो ये हमारी अपनी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में किस तरह की क्रांति ला सकता है।